डोनाल्ड ट्रंप पे नाज़रीन अमेरिका में बड़ा खौफनाक इल्जाम लगा दिया और वहां के एक बड़े शानदार अखबार ने लगा दिया। ये बहुत पुराना अखबार है अमेरिका का, बल्कि सबसे पुराने अखबारात में से एक है, वॉल स्ट्रीट जर्नल। उसने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कुछ लिखा और डोनाल्ड ट्रंप ने उसका बाद में जवाब भी दिया बड़े अजीब तरीके से, लेकिन इसको गद्दारी करार दिया कि डोनाल्ड ट्रंप गद्दारी कर रहा है ईरान के साथ। वो कैसे? वॉल स्ट्रीट जर्नल लिखता है कि ईरान के साथ ट्रंप का जो मुजव्वजा मुआहिदा सामने आ रहा है ये गद्दारी के मुतरादिफ है और ये बहुत बाअसर अमरीकी अखबार है। इसने इसका जो एडिटोरियल है या इदारिया जो लिखते हैं वो लोग, उनकी टीम ने ये इदारिया मुश्तरका तौर पर लिखा और इन्होंने कहा जी ट्रंप इंतजामिया का ईरान के साथ जो मुतवक्का मुआहिदा है, इसका जो मंसूबा है ये गद्दारी और फरेब है। इस टीम का जो इदाराती टीम है अखबार की, उसका ये मानना है कि इस बात का खतरा मौजूद है कि वाशिंगटन एक मुकम्मल जौहरी मुआहिदे पर दस्तखत होने से पहले ही तेहरान पर से दबाव कम कर देगा। वो कह रहे हैं जी इसमें आप दबाव कम कर देंगे ईरान के ऊपर से तो वो जौहरी मुआहिदे के ऊपर आप कोई नतीजे पे नहीं पहुंच पाएंगे या वो प्रेशर नहीं डाल पाएंगे। दूसरा वो ये कहते हैं कि अगर आप नाकाबंदी खत्म करते हैं और ईरान को माली सहूलतें जैसे उसके असासे बहाल करना ये चीजें करते हैं तो फिर आप ईरान के ऊपर दबाव नहीं डाल पाएंगे। ये इक्तसादी इमदाद होगी ईरान की और वो अपनी मईशत को मजबूत कर लेगा, जो कि एक हकीकी गद्दारी होगी। ईरानी अवाम से ज्यादा अमरीकी मफादात के साथ ये गद्दारी होगी। ये बात अखबार ने बड़ा खुलकर लिखा। वॉल स्ट्रीट जर्नल का मानना है कि अगर ईरान को दोबारा आजादाना तौर पर तेल बेचने की इजाजत मिल गई तो तेहरान पर असरअंदाज होने का वाहिद बकिया हरबा सिर्फ एक नई जंग की धमकी ही रह जाएगा और कुछ भी नहीं आप कर सकेंगे। अगर वो तेल बेचना शुरू हो गए तो वैसे तो वो बेच रहे हैं, लेकिन नाकाबंदी खुलेगी तो सूरत हाल कुछ और हो जाएगी। अब डोनाल्ड ट्रंप का जवाब देखें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि अगर ईरान हथियार डाल दे, तस्लीम कर ले कि उनकी बैरिया समंदर की तह में पहुंच चुकी है और फिजाइया अब मौजूद नहीं रही, और अगर इनकी पूरी फौज तेहरान से बाहर निकल आए, हथियार गिरा दे और हाथ उठाकर कहे कि मैं हथियार डालता हूं, मैं हथियार डालता हूं, ये चिल्लाती हुई सफेद झंडा लहराती फिरे, और अगर इनकी बाकी मानदा क़यादत तमाम जरूरी सरेंडर दस्तावेजात पर दस्तखत कर दे और अमेरिका की अजीम ताकत के सामने शिकस्त तस्लीम कर ले, तो फिर भी न्यूयॉर्क टाइम्स, चाइना स्ट्रीट जर्नल, यानी वॉल स्ट्रीट जर्नल को वो चाइना स्ट्रीट जर्नल कहते हैं, करप्ट और अब गैर मुअस्सर CNN और दीगर फेक न्यूज मीडिया यही सुर्खी लगाएंगे कि ईरान ने अमेरिका पर एक शानदार और फैसलाकुन फतह हासिल कर ली। हालांकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। डेमोक्रेट्स और मीडिया मुकम्मल तौर पर रास्ता भूल चुके हैं और बिल्कुल पागल हो चुके हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप अब डेमोक्रेट्स के साथ साथ मीडिया से भी लड़ रहा है, क्योंकि मीडिया बता रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो अचीव करने गया था ईरान में उसमें से कुछ भी नहीं मिला। डोनाल्ड ट्रंप ने वहां रजीम चेंज करके अपना पहलवी लेकर जाना था, नहीं हो पाया। ईरान को तोड़ना था, नहीं हो पाया। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम खत्म करना था, नहीं हो पाया। 70% अभी भी मौजूद है अमेरिकन CIA की रिपोर्ट के मुताबिक। ईरानी बहरिया को तबाह बर्बाद करना था, वही बहरिया अभी भी अमेरिका के साथ वहां पे लड़ रही है। आपने हुर्मुज़ उनके कंट्रोल में है। बहुत सारी चीजें उनका एटम बम के हवाले से था, बल्कि वो आपने हुर्मुज़ भी बंद करवा ली पकड़ के। तो अमेरिका ने हासिल क्या किया अगर बाद में मुज़ाकरात ही करने और कोई टारगेट वो अचीव ना कर पाए तो? जी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर तनकीद ठीक होती है। अब मीडिया तनकीद करता है, डोनाल्ड ट्रंप मीडिया के ऊपर चढ़ जाता है और मीडिया ने अब इसको गद्दारी करार दे दिया है। दूसरी जानिब ये मीडिया गद्दारी क्यों करार दे रहा है, एक बात आप ज़हन में रखिएगा कि इसराइल का ना बहुत इन्फ्लुएंस है अमेरिका में और अमेरिकन की सोच के ऊपर। खासतौर पे अमेरिकन मीडिया के अंदर भी इसराइल का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है। अमेरिकन मीडिया मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी जो बोलता और सोचता और जो बात करता है उसमें कहीं ना कहीं इसराइली लॉबी का कोई किरदार जरूर होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो बिल्कुल यकतरफा हो जाए। देखिए कई मीडिया वाले ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि इसराइल ने अमेरिका को इस्तेमाल किया, कई सियासतदान भी ये बात कहते हैं, लेकिन ये सबको मानना पड़ेगा कि छोटा सा मुल्क है इसराइल और वो सुपर पावर की बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करता है। अभी वहां पे एक नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई है, नेतन्याहू ने ली और उसके साथ उसके सारे वज़रा बैठे हुए थे और बड़े हार्डलाइनर से इन्होंने बड़े सख्त स्टेटमेंट दिए, लेकिन उनके वजीर खजाना ने कहा कि हमें व्हाइट हाउस में ऐसी सपोर्ट कभी भी नहीं मिली जो टीम हमें अब व्हाइट हाउस में मुयस्सर है, और जो उन्होंने हमारे लिए किया वो इससे पहले कभी कोई नहीं कर पाया और शायद आइंदा भी मुश्किल हो जाएगा। फिर उन्होंने नेतन्याहू को इसका सहरा बांधा कि नेतन्याहू वो आदमी है जिसने डोनाल्ड ट्रंप को कायल किया और अमेरिका को इस लड़ाई के अंदर साथ लेकर आया और अपने साथ लड़ने के लिए उसको साथ खड़ा किया। ये नेतन्याहू को उन्होंने क्रेडिट दिया। बहरहाल
एक दबाव नेतन्याहू के ऊपर यह भी डाला गया कि कुछ ना कुछ करके अमेरिका को दबाव डाला जाए कि वो इस किस्म का मुआहदा ना करे जिस किस्म की मुआहदे की खबरें बाहर आ रही हैं। 4 से 6 महीने के अंदर आप अपना पैसा डबल कर लेते हैं, डबल नहीं कर लेते तो आप 50% कमा लेते हैं। आप गए किसान के पास, आपने फर्ज करें 3,000 रुपए में गंदम खरीदी और आप 2 महीने के बाद 4,000 रुपए में बेच दें तो आप देखें ना, आपने 3,000 पे 4,000 कमा लिया। अब कोई भी बिजनेस 2 महीने में इतना पैसा नहीं देता, और अगर आप वेट करें और गंदम को पीस के बेचें तो आप पैसा अपना डबल करें। यही पाकिस्तान के अंदर जो सरमायादार हैं वो कर रहे हैं, और इन्हीं चीजों में पैसा है पाकिस्तान में कि गरीब को लूटी जाओ। अब 20 लाख टन गंदम जो है वो बैरून मुल्क से दरामद करनी पड़ रही है। मुल्क में गिजाई बहरान का खदशा पैदा हो गया है। 20 लाख टन गंदम पाकिस्तान को बाहर से दरामद करनी पड़ेगी। 35 लाख टन से जायद गंदम का शॉर्टफॉल इस वक्त मौजूद है, और यह सरकारी रिपोर्ट है, मैं आपको नहीं कह रहा। अब यह गंदम कहां से आएगी? अमेरिका को खुश करने के लिए अमेरिका से भी ली जा सकती है। हालांकि रशिया और यूक्रेन में दुनिया की बेहतरीन गंदम जो है वो बहुत बड़ी मिकदार में वहां पे पैदा होती है। वहां से आप ले सकते हैं सस्ती गंदम, आप खित्ते में ले सकते हैं सस्ती गंदम, लेकिन यह गंदम आप खरीदेंगे बहुत मुमकिन हो सकता है अमेरिका को खुश करने के लिए उनकी मर्जी से या उनसे ले ली जाए। लेकिन गंदम का एक बहरान पैदा हो गया है, और यह बहरान जानबूझकर पैदा किया गया। यह 2022 में इक्तदार में आए गंदम का बहरान, 2023 में गंदम का बहरान, 2024 में फिर बहरान, 2025 में फिर बहरान, अब 2026 में फिर बहरान। एक साल भी इन्होंने नॉर्मलाइज नहीं होने दिया। मरियम नवाज के 3 साल हैं बतौर वजीर आला पंजाब के, तीनों सालों में गंदम का बहरान रहा है। और प्रायोरिटीज की बात हम कर रहे थे ना, तो नीलम जेनम एक मंसूबा है जिसका सरचार्ज आप भर रहे हैं। जब भी कभी आप अपना बिल उठाकर देखते हैं तो उसमें नीलम जेलम एक सरचार्ज लगा होता है। वो पता क्यों लगा हुआ है? कि हम एक नीलम जेलम का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट है, वहां से बहुत सस्ती बिजली पैदा होगी, वो बिजली हम पाकिस्तानियों को देंगे और इस तरह पाकिस्तानी जो है वो सस्ती बिजली इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन हुआ क्या कि अब इस मंसूबे को बंद कर दिया गया और 2028 तक इस मंसूबे को फ्रीज कर दिया गया कि इसके ऊपर अब पैसा नहीं डाला जाएगा। जब 2028 में इस मंसूबे को दोबारा शुरू करेंगे ना, तो आप मेरे से लिख कर ले लें। एक तो इसका डिजाइन ही पहले इन्होंने खराब किया, दूसरा आप मेरे से लिख कर ले लें कि यह पहले से कई गुना ज्यादा लागत का मंसूबा बन चुका होगा। 969 मेगावाट का यह मंसूबा था, 700 मेगावाट का आजाद पत्तन मंसूबा था, 1124 मेगावाट का कोहाला वाला मंसूबा था, 8 मेगावाट का एक और मंसूबा था। अब ये सारे मंसूबे इन्होंने बंद कर दिए। ये मंसूबे सस्ती बिजली बनाने वाले मंसूबे हैं, लेकिन अगर सस्ती बिजली बन गई तो फिर आईपीपीज की महंगी बिजली कौन खरीदेगा? और फिर आईपीपीज को जो आप इजाफी पेमेंट दिलवाते हैं कैपेसिटी पेमेंट के नाम के ऊपर, वो फिर कौन दिलवाएगा? और उसका कमीशन इनकी जेबों में कैसे जाएगा? तो आसान तरीका यह है कि आप पानी से बिजली ना बनाए, वो इंडिया बना लेगा, वो आप इंडिया पे छोड़ दें। देखिए ना, यही पानी इंडिया से आ रहा है, इंडिया इस पानी पे बिजली बना रहा है। जब ये पानी पाकिस्तान में दाखिल होता है, पाकिस्तान इस पानी को कुछ नहीं करता, ये पानी सीधा समंदर में जाता है और पाकिस्तान इससे बिजली बनाने के लिए तैयार नहीं है। वो इसलिए कि यहां पे बड़े बड़े जायंट्स आकर बैठे हुए हैं और उन्होंने हुक्मरानों के साथ गठजोड़ किया हुआ है और वो आईपीपीज के जरिए से बिजली बना रहे हैं। वो 100 मेगावाट बिजली बनाने की कैपेसिटी है, बनाते 10 मेगावाट है, पैसे 100 मेगावाट के लेते हैं। आपका अपना वफाकी वजीर पानी और बिजली वो ये कह चुका है, लगारी, वो ये कह चुका है कि 1 यूनिट का इस्तेमाल करने के बाद अवाम को 4 यूनिट के पैसे देने पड़ते हैं। वजह क्या है? कैपेसिटी पेमेंट और वो मुआहदे जो इन लोगों के साथ कर लिए गए कि आप बिजली बनाएं या ना बनाएं, हम आपको पैसा देते चले जाएंगे। और अगर कहीं हाइड्रल बिजली बन जाती है या ये पानी से सस्ती बिजली बना लेते हैं तो फिर तो अवाम कहेंगे हमें ये वाली बिजली दो, हमें ये आईपीपीज की महंगी बिजली नहीं चाहिए। तो फिर आईपीपीज कहां जाएंगे? उनको पैसा कौन देगा? और कमीशन इनकी जेबों में कैसे आएगा? यह है वो सारा घटिया खेल जो खेला जा रहा है। देखिए, जो मंसूबे कौम को बनाते हैं ना, उन्हें आगे नहीं चलने दे रहे, लेकिन क्योंकि इन्होंने इस्लामाबाद एयरपोर्ट को, लाहौर एयरपोर्ट को और कराची एयरपोर्ट को बेचना है, इन 3 एयरपोर्टों की निजीकारी के लिए इन्होंने सिस्टम में डाल दिया। अब इन एयरपोर्ट्स की तौसीह के लिए मंसूबे आ गए, यानी इनको बेचना है तो इन पे कौम का अरबों रुपया पहले लगाओ फिर बेच दो। कैसा है? अभी 200 अरब रुपया इन्होंने रख लिया इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तौसीह के लिए, जबकि खारिया मोटरवे के लिए भी 200 अरब रुपया इन्होंने रख लिया। ये वो मंसूबे हैं जो बिजली से ज्यादा जरूरी नहीं है, सस्ती बिजली से ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन इन मंसूबों पे काम किया जा रहा है क्योंकि इन्हें बेच देना है बाद में।
और जिन मंसूबों पे काम होना चाहिए उनको रोक दिया गया है ताकि आईपीपीज की महंगी बिजली खरीदने पे कौम मजबूर हो जाए। नादरीन, ये रंगबाज है, इन्होंने रंगबाजी की है हमेशा। अभी ये नारोवाल का एक वाकया है, ये जागो वालों ने इसको रिपोर्ट कर दिया, खबर चला दी इसकी, वरना ये पता ही नहीं चलना था। हुआ ये कि मरियम नवाज के नाम के ऊपर वहां पे सूबाई वज़रा ने जाके व्हील चेयर और इलेक्ट्रिक स्कूटियां जो हैं वो बांट दी माजूर बच्चों में। एक माजूर बच्चा है उसको साथ बैठाया हुआ उन्होंने, दूसरा माजूर बच्चा है उसको भी साथ बैठाया हुआ इंटरव्यू में। एक को मिली थी व्हील चेयर और एक को मिली थी इलेक्ट्रिक स्कूटी, ताकि वो अपनी जिंदगी में थोड़ा नॉर्मल हो पाए। वो जब प्रोग्राम खत्म हुआ, मरियम नवाज की टीम वापस गई तो जनाब उन्होंने, जिन्होंने प्रोग्राम करवाया था, उन्होंने बाहर जाने से रोक दिया। उन्होंने कहा जी ये व्हील चेयर हमारे हवाले करें वापस और ये स्कूटी भी हमारे हवाले करें वापस, बस हमने आपको दिखाने के लिए दी थी। और वो बच्चे बेचारे बैठे हुए बोर होके, उन्होंने कहा जी हमारी व्हील चेयर भी वापस ले ली, हमारी स्कूटी भी वापस ले ली और ये भी रिपोर्ट हो गया। तो इसी तरह इन्होंने कौम को कहा जी 300 यूनिट तक बिजली हम आपको मुफ्त देंगे। कौम को पता था झूठ बोल रहे हैं, कौम ने इनको वोट ही नहीं डाले, कौम ने इनको मारे लित्तर और इनको किया रिजेक्ट। कौम ने इनको रिजेक्ट कर दिया, ये बूट पॉलिश करके तस्मों के साथ लटक के इक्तदार में आकर बैठ गए। और बैठने के बाद चलो वादा तो पूरा कर लो, इन्होंने फिर भी वादा पूरा नहीं किया। और सीधी सी बात है, इनको पता है कौम ने इनको वोट तो दिया नहीं, तो ये कौम के बारे में क्यों सोचे। ये तो नवाज शरीफ माजी में कहता रहा है ना कि जो लोग इक्तदार में चोर रास्ते से आते हैं वो कभी भी अवाम का ख्याल नहीं रखते। तो आज नवाज शरीफ चोर रास्ते में अपने खानदान समेत इक्तदार में आया तो वो ख्याल कैसे रखेगा। शौदा के लवाहिकीन अलग शिकवे कर रहे हैं, गिले कर रहे हैं। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, साबिर खान साहब, ये आसिफ शहीद के भाई हैं जो बलूचिस्तान में शहीद हुए। बलूचिस्तान में बहुत सारे पुलिस वाले शहीद हुए ना, पहाड़ों पे लाशें पड़ी रही, कोई उठाने वाला नहीं था। अब ये शहीद का भाई ये बताता है कि एफसी ने 2 किलोमीटर दूर थी एफसी, वो मदद के लिए नहीं आए, उन्हें जनाब ट्रांसफर कर दिया जाता है, नौकरी से इधर उधर हटा दिया जाता है, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करते। हमारे लोग मारे जा रहे थे और वो मदद के लिए नहीं आ रहे थे। फिर उन्होंने बताया कि जनाब बहुत बड़ी तादाद में पुलिस वाले इस्तीफे दे रहे हैं। ये एक शहीद पुलिस वाले का भाई बता रहा है, मेरे भाई ने 12 गोलियां सामने से खाई हैं। मेरा भाई दलेर आदमी था, बुज़दिल नहीं था अपने भाई का। उसने बताया, उसने कहा लाशें पहाड़ों पर पड़ी रही 3 दिन, कोई वहां पे उठाने वाला नहीं था, आप में उन्हें उठाने की हिम्मत नहीं थी, पुलिस वाले नौकरियों से इस्तीफे दे रहे हैं। वो कह रहा है मैं लाशें लेके कहां जाऊं। ये नाज़रीन बलूचिस्तान की सूरत हाल है। और आज ये यही सूरत हाल कश्मीर में पैदा करना चाहते हैं, लेकिन आजाद कश्मीर के लोग डट गए, वो खड़े अपने मौक़िफ़ के ऊपर, और वो सरकारी मुलाजिम जो तनख्वाहदार मुलाजिम है उससे हारने को तैयार नहीं है। आफरीन है आजाद कश्मीर के लोगों पे भी और उन लोगों पे भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, खास तौर पे खवातीन, उन्हें तो मैं कहूंगा आफरीन है। देखिए ना, बहुत सारे लोग कहते हैं इमरान खान को उसके लोग छोड़ गए, इमरान खान को ये बंदा छोड़ गया, वो बंदा छोड़ गया, ये तस्वीर आ गई, देखें इतने लोग इमरान खान के साथ थे, ये सारे आज नहीं है। क्या ये सारे किसी और पॉलिटिकल पार्टी में खुद अपनी मर्जी से चले गए, या इन्हें कोई लालच देकर ले गया, या ये नजरियाती तौर पे इमरान खान से इख्तलाफ करके चले गए। और भाई उनके ऊपर बंदूकें लेके चढ़ गए थे, जर्नैलों ने फैसला कर दिया था। एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, जो सियासी लोग होते हैं वो कोई ट्रेंड कमांडोज नहीं होते, वो कोई बंदूकों से नहीं लड़ सकते, वो बेचारे सियासी लोग होते हैं। इन्होंने मार मार के बेड़ा गर्क कर दिया, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की मां, इन्होंने किसी की बहू उठा ली, हर एक के बेडरूम के अंदर ये घुस गए। लोगों की अपनी इज्जत भी है, किसी का कारोबार बंद कर दिया, हर एक को अलग अलग तरीके से इन्होंने ब्लैकमेल किया। लेकिन इसके बावजूद जो लोग आज भी डट कर खड़े हैं, खास तौर पे खवातीन, उन पे तो आफरीन है, उन तो दोनों हाथों से सलूट है उन्हें कि उन्होंने पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को हलकान कर दिया। और ये आज भी परेशान हुए फिरते हैं कि हम इनसे जान कैसे छुड़ाएं। इनमें खास तौर पे इमरान खान है, क्योंकि इमरान खान हार नहीं मानेगा तो बेशुमार लोग हार नहीं मानेंगे। पूरी कौम जो है वो इमरान खान के अंदर लड़ती है, उन्हें लगता है कि ये आदमी जीतेगा तो हम जीत जाएंगे बतौर कौम, और अगर ये आदमी हारेगा तो हम हार जाएंगे बतौर कौम। ये इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है। 90% आदमी इमरान खान को, खवातीन व हज़रात पाकिस्तान में जो है वो उसको पसंद करते हैं इसी बुनियाद पे कि उसने उस मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज कर दिया जो अनडिफीटेबल थे। वो जो चाहते थे पाकिस्तान में करते थे और करते चले आ रहे थे। बहरहाल आजाद कश्मीर के लोगों ने डट कर, यानी आज 38-39 दिन हो गए, उन्होंने ये साबित किया कि सब लोग ऐसे नहीं होते जिन्हें जल्दी हराया जाए। इस वक्त खामनाई है, मुस्तफा खामनाई, ईरान के सुप्रीम लीडर, उनकी भी जान को खतरा है। और देखें, उनको सामने आना होगा उस वक्त जब उनके वालिद की तदफीन होगी,
और उसके लिए 6 जुलाई का इंतखाब किया गया। शहबाज शरीफ साहब जो है वो पहुंचेंगे ईरान में आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए। कुछ और आलमी रहनुमा उनको भी बुलाया गया, वो भी जाएंगे। तो दुनिया भर से लोग जा रहे हैं ईरान में, और यही एक गारंटी है ईरान के लिए कि उस बीच में कोई हमला हमारे ऊपर नहीं होगा और हम तदफीन कर पाएंगे आयतुल्लाह अली खामनाई की, शहीद की। तो अब दुनिया से लोग जा रहे हैं, सहाफी भी जा रहे हैं, बड़ी मुअज़्ज़िज़ शख्सियात जो है वो ईरान में जा रही हैं। लेकिन इसके बावजूद इस बात का खतरा मौजूद है कि ट्रैक किया जाएगा, ट्रेस किया जाएगा मुश्तबा खामनाई को, और उनके ऊपर मुस्तकबिल में अटैक किया जा सकता है। इसके ऊपर एक बयान जारी किया, और वो इसराइल की जानिब से बयान जारी किया गया, जिसपे ईरान ने फौरी तौर पर वार्निंग दी है। इसराइली वज़ीर दिफा काटस की जानिब से खामनाई को मौत का हदफ करार देने पर इराक़ची ने इसराइल को वार्निंग जारी की है। वज़ीर ख़ारजा इराक़ची ने बुध के रोज खबरदार किया कि हमारे अवाम और क़यादत के खिलाफ किसी भी खतरे का फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। और उन्होंने कहा जी कि इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त की शराइत बिल्कुल वाज़े और सबके सामने है। उन्होंने मजीद कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन को इस बात का पाबंद किया है कि वो तिल-उल-बैब में अपने पालतू जानवरों का मुंह बंद रखे, और इंतबाह दिया कि अगर उन्होंने अपने आका को नजरअंदाज किया तो ईरान उन्हें बहुत बुरा सबक सिखाएगा। अब ये इसराइल ने कहा कि वो मौत का निशाना बन सकते हैं, मौत का हदफ है खामनाई, जबकि ईरान ये कह रहा है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम बहुत ताबड़तोड़ किस्म का जवाब देंगे। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है कि खैर आफियत के साथ ये तदफीन का अमल मुकम्मल हो जाए और उसके बाद कोई इस तरह की ट्रैकिंग और ट्रेसिंग ना हो जिसकी बुनियाद के ऊपर इसराइल मजीद कोई खतरा पैदा कर सके पूरे रीजन में। यानी आयतुल्लाह अली खामनाई ने अपनी शहादत से ईरान को वो ताकत दी जो शायद उनके पास थी भी नहीं। सिर्फ हथियारों से लड़ाई नहीं लड़ी जाती, लड़ाई कुर्बानी के साथ लड़ी जाती है। हथियार बहुत जरूरी है आजकल के दौर में। ईरान के पास जिस तरह के ड्रोन और जिस तरह के मिसाइल से पूरी दुनिया हैरान हो गई कि उन्होंने जैसी लड़ाई लड़ी। लेकिन जो आयतुल्लाह अली खामनाई का एक फैसला था कि मैं छुपने के बजाय शहादत कबूल करूंगा, उस एक फैसले ने पूरी लड़ाई का पांसा पलट दिया था। ये मैंने आपको पहले कई मरतबा कहा। अब उनकी तदफीन के मराहिल आ रहे हैं और ऐसा लगता है कि ये इस रीजन का सबसे बड़ा जनाजा हो सकता है। बहुत सारे मुल्कों को दावत दी गई है, बहुत सारे हुक्मरान वहां पे जाएंगे, बहुत सारे सहाफ़ी वहां पे जाएंगे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, मुझे भी इसकी दावत आई थी, लेकिन मैं चंद वजूहात की बिना पे वहां नहीं जा पा रहा। एक और चीज मैं आपसे अर्ज कर दूं कि इस वक्त दोबारा से ईरान और अमेरिका में जो लड़ाई चल रही है उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी खौफनाक धमकी फिर से लगाई है। हालांकि मुआहदे के अंदर मना था कि दोबारा इस तरह की धमकी नहीं लगाई जाएगी। जो एमओयू हुआ था उसके अंदर मना किया गया था, लेकिन ट्रंप ने ईरान को दोबारा सफाई हस्ती से मिटाने की धमकी लगाई है। दूसरा, ईरान आपको पता है जवाब देता है। तो ईरान ने 8 मुकामात पे कुवैत में और बहरीन में अटैक किया अमरीकी अड्डों पे। वो कहते हैं जी हमने काफी नुकसान किया, जबकि अमेरिकन ये कहते हैं कि किसी किस्म का कोई नुकसान हमारा नहीं हुआ। अब ईरान ने एक स्टेटमेंट जारी किया, ईरान की पासदाराने इनकलाब ने, कि खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डे आने वाले दिनों में जहन्नुम का सामना करेंगे। अब वो भी अमेरिका को वार्न कर रहे हैं। तो दोबारा एक मरतबा फिर ऐसा लगता है कि सिंह फंस गए हैं दोनों मुल्कों के, और एक मरतबा फिर सालसी करनी पड़ेगी। इसमें इस मरतबा जो है वो एक मुश्तरका एलामिया जारी किया गया कतर और मिस्र की जानिब से। उन दोनों ने बड़ा रोल प्ले किया इस मरतबा दोबारा इस बढ़ती हुई सूरत को कंट्रोल करने के लिए। तो कतर और मिस्र ने एक मुश्तरका एलामिया भी जारी किया। बलूचिस्तान में एक धरना खत्म हो गया, हन्ना ओढ़क का जो एक धरना था वो खत्म हुआ, और उसकी वजह यह बताई जाती है कि कुछ लोग बाजियाब हुए हैं और कुछ यकीन दहानियां करवाई गई हैं हुकूमत की जानिब से, जिसके बाद उनका वो धरना खत्म हुआ। लेकिन बाकी जगहों पे धरने जारी हैं। ज़ियारत के जो लवाहिकीन हैं वो भी इस वक्त धरने देकर बैठे हुए हैं। जबकि एक और इन्फॉर्मेशन मुझे मिली जो बड़ी हैरानकुन और परेशानी वाली बात है कि जो पुलिस एहलकार हैं वो अपने इस्तीफे जमा करवा रहे हैं। इसकी कंफर्मेशन नहीं आ रही, लेकिन ये बार बार गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पर, या बलूचिस्तान में लोग क्लेम कर रहे हैं बार बार, क्योंकि जब तक सरकारी तौर पे इसकी तस्दीक नहीं की जाती तब तक हम कुछ कह नहीं सकते, और सरकार ऐसी खबरों की तस्दीक जल्दी करती नहीं है। बहुत ज्यादा डीमोरल हुई है पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज बलूचिस्तान में, और उन्हें लगा कि उन्हें अकेला छोड़ दिया गया मरने के लिए, और उनका साथ किसी ने नहीं दिया जब वो दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे थे। 200 की तादाद में दहशतगर्द आए हुए थे और वो चारों तरफ से घेर कर गोलियां चला रहे थे। ऐसे में ना ताज़ा कुबक भेजी गई और ना ही हथियारों की सप्लाई भेजी गई, बल्कि कुछ लोग ये दावा करते हैं कि जो सप्लाई हथियारों की आ रही थी उसके रास्ते में भी रोड़े अटकाए गए, जबकि आम शहरी निकलकर पुलिस की मदद करते रहे।
कोई फायदा नहीं हुआ। और फिर जो पुलिस के साथ हुआ, जिस तरह उनकी लाशों के साथ हुआ, जैसे बेहुरमती की गई, ये सारा कुछ अब तारीख का हिस्सा बन गया। तो पुलिस अब इस वक्त बहुत नाराज है। ना सिर्फ नाराज है बल्कि वो खौफजदा भी हैं कि उन्हें तो जैसे एक चारे के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है वैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। लिहाजा अब वो इस्तीफे दे रहे हैं। अलग अलग इत्तलात आ रही हैं, कभी तस्वीर लगाकर बताया जाता है कि ये पुलिस वाले इन्होंने इस्तीफा दे दिया, कभी कोई डॉक्यूमेंट दिया जाता है कि ये पुलिस वाले इन्होंने भी रिजाइन कर दिया। अब सरकार इसके ऊपर क्या हिकमत अमली बनाती है ये हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा। लोग काफी नाराज हैं बलूचिस्तान में। वो इस वजह से भी नाराज हैं कि हमारे वसाइल के साथ, यानी हमारे पैसे पे लिए हुए कीमती जहाज़ों पे बैठकर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल क्वेटा आए, लेकिन उन्होंने हमारी बात ही नहीं सुनी, हमारे शिकवे हमारे गिले सुने ही नहीं। तो इस बात के ऊपर उन्हें काफ़ी तकलीफ है। जो वज़ीर दाखिला है जिसको इस वक्त बलूचिस्तान में होना चाहिए था, वो